आप लोगों ने हेडिंग डाल रखी है अपने पास, लास्ट जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इसके अंदर आप ये दो प्रॉपर्टीज मेंशन कर लें अपने पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने ट्रांसपोज के केस में भी पढ़ी थी, तो उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है ये। दूसरा अपने पास नोट कर लें कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जी हाँ, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वैसे तो किसी भी ऑर्डर पे चल जाता है, ऑफ ऑर्डर 2, एंड ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कौन सी होती है भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। देन उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसके बाद एक काम करें, आप कॉपी में हेडिंग डाल लें मैट्रिक्स मेथड। देखिए ध्यान से और समझ लीजिए, मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है, हमें 3 इक्वेशन दे दी जाती हैं। जो इसका लिखने वाला वर्क है वो भी आपको साथ साथ ही नोट करा देता हूँ, उसे भी अपनी नोटबुक में लिख लें आप, फिर इसका क्वेश्चन समझा देंगे आपको कि कैसे करते हैं। जी हाँ, मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है, 3 इक्वेशन दे दी जाती हैं। अगर 3 इक्वेशन है हमारे पास तो उस केस में 3 वेरिएबल होंगे। अगर 2 इक्वेशन हमें दे रखी हैं तो 2 वेरिएबल होंगे। एक्सरसाइज 4.6 खोल के देखें आप, तो उसके अंदर कुछ इक्वेशंस में, कुछ क्वेश्चंस में 2 इक्वेशन दे रखी होंगी जो एक्स और वाई में होंगी, और कुछ क्वेश्चंस में 3 इक्वेशन दे रखी होंगी जो एक्स वाई और जेड में होंगी। तो ध्यान रखना, जितने वेरिएबल, माइक बंद कर लें प्लीज, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन हमारे पास होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास पहली इक्वेशन लिखी मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। और तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z equals to d3. These are the three equations in 3 variables that are given, and we have to find out its solution with the help of matrix method. हमें इसको सॉल्व करना है किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसको हमें सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं मैट्रिक्स मेथड में, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि we can write above equations, जी हाँ, we can write above equations in the form ax equals to b। आप इसको ax into b की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये आया हमारे पास कि इसमें a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वेयर a हमारे पास है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, यानी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। जी हाँ, x हमारे पास है वेरिएबल से बनी हुई मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और b हमारे पास है जो कांस्टेंट है राइट साइड पर, उनसे बनी हुई मैट्रिक्स, यानी कि d1 d2 और d3। अब आप मेरे से एक बात पूछ सकते हैं यहाँ पर कि सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि इसको आप ax इक्वल टू b की फॉर्मेट में लिख सकते हैं?
भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों की यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका ऑर्डर तो 3/3, इसका ऑर्डर 3/1। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मुझे बता सकते हो 3/1 की जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी इस तरीके की, उसके पहला एलिमेंट क्या होगा? हाँ जी, उसका पहला एलिमेंट क्या होगा? A1x। सर A1x। पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z। ये आएगा 3/1 की फॉर्मेट में। इक्वल में हम बी मैट्रिक्स यानी कि इसे रखेंगे, और जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखो, आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। यही तो है, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम दी हुई इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां पर a कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, जो मैट्रिक्स है वो 3/1 की मैट्रिक्स है वेरिएबल्स की फॉर्मेट में, और b हमारे पास कांस्टेंट से बनी हुई एक मैट्रिक्स है ये। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम इसके बाद a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब सारा कुछ a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करता है, सॉरी डिपेंड करता है। क्या कहा मैंने आपसे? हम इसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं? ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट दो तरीके का आ सकता है। या तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा, या वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो क्या करेंगे? तो इक्वल टू 0 आने के बाद ध्यान से देखो बोर्ड पर, हम इक्वल टू 0 आने के बाद एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी की। अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी की जो वैल्यू हमने निकाली है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू हमने जो निकाली है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई। जी हाँ, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इसका हमारे पास। और अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, हाँ जी, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका है। इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात आपको बता दूं कि कभी भी जब इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाती हैं तो उस केस में 0 डिटर्मिनेंट आता ही नहीं। हर बार कैसा डिटर्मिनेंट आता है हमारे पास? नॉट इक्वल टू 0। तभी वो सॉल्व हो पाती है, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होती। अब देखो एक्सरसाइज 4.6 में शुरुआत के 6 क्वेश्चन देखो जरा आप, उनके ऊपर क्या लिखा है कि चेक द कंसिस्टेंसी। यस सर। हाँ, तो कंसिस्टेंसी चेक करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, और इस ए के डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी कैसी है। ये फंडामेंटल है हमारे पास। अब अगर मान लीजिए सॉल्व करने को आ जाती है और आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया? ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब होता है कि इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है इक्वेशंस का? यूनिक सॉल्यूशन। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। यूनिक
सॉल्यूशन है हमारे पास ये। अच्छा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप बताओ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। सर करेगा। तो इसका मतलब आप इसके अगले स्टेप पे लिखोगे इट इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लोगे ए इनवर्स की वैल्यू। आपको मैंने ए इनवर्स निकालना सिखाया था। यस सर। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ए इनवर्स हमने निकाल लिया, इसके बाद आगे समझो अब ध्यान से। आपने शुरुआत में क्या कहा था कि आप उसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इक्वेशन को? हाँ जी, आपने क्या Ax is कहा equal था, to उसे B. किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ax इक्वल टू बी की फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ax इक्वल टू बी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ध्यान देना बोर्ड पर, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, मैंने दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों साइड पर प्री मल्टीप्लीकेशन कर दी ए इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई करी मैंने? हाँ जी, ए इनवर्स। A inverse ए से प्री इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन शुरुआत में, क्योंकि ए हमारा जो है वो शुरुआत में था, इसलिए हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। यहां तक कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को? नो सर। आप बताइए क्या होता है ए इनवर्स इंटू ए हमारे पास? ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है हमारे पास? आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ए इंटू ए इनवर्स। तो अगर ए इंटू ए इनवर्स हमारे पास आई होता है, और आई इंटू एक्स कितना होगा बताओ? आई इंटू एक्स की क्या वैल्यू होगी बताओ? X तो इसका मतलब यहां से हमें ये मिल गया कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x किसके इक्वल हो जाएगा सर? ए इनवर्स बी के। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कंप्लीट, ये पूरा का पूरा किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का? तो उसके लिए हम एक्सरसाइज से एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप एक्सरसाइज नंबर 4.6 निकालें। मैं आपको उसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सिखा रहा हूं, और बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट नोटबुक में ही करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो मैं अब आपको करा रहा हूं। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर कंसेप्ट नोटबुक ओनली। एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो मैंने 12th ले लिया। बताइए जी, 12th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, जी हाँ, 12th क्वेश्चन में इक्वेशन बोलिए क्या क्या दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 12th में इक्वेशन बोल दीजिए प्लीज, एक्सरसाइज 4.6 से। एक्स माइनस वाई प्लस X जेड। minus Y. x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4। 2x प्लस वाई माइनस जिसके घर में जेड। डिस्टरबेंस है वो माइक बंद कर दे प्लीज, दूसरा बच्चा बोल ले कोई। जिसके यहाँ जरा सा भी डिस्टरबेंस है वो माइक ना खोला करे प्लीज। हाँ जी, 2x 2x plus प्लस Y वाई, minus हाँ, minus माइनस 3Z 3z equal 0. इक्वल टू 0। 0. और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड Equal इक्वल्स to. टू 2। अब ध्यान से सुने क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का। मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी, वो तीनों इक्वेशन आपको दे दी गई। 3 इक्वेशन तो 3 ही वेरिएबल। उसने हमारे से कहा कि हमें इसे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। अब पॉइंट आया हमारे पास कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल इसी फॉर्मेट में काम करना है। आप लिखेंगे अबव इक्वेशंस, हाँ जी, अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, above equations can be written as ax into b, या can be written in the form of ax equals to b। बताइए सर वेयर a क्या है?
इनके कोफिशिएंट बोलो। 1 -1 और 1 दूसरी रो में आएगा हमारे पास। सर 2 1 -3 बिल्कुल। तीसरी में 1 1 1 पॉजिटिव 1 1 और 1। तो ये हमारे पास ए आ गया। फिर मैंने आपको कहा था एक्स मैंने आपको बताए थे वेरिएबल लिखते हैं। अब 3 वेरिएबल हैं इसके अंदर, तो वो उसी फॉर्मेट में एक्स वाई जेड। फिर मैंने आपको कहा था बी मैट्रिक्स आपको बताई थी कांस्टेंट से 402। बताओ भाई, इतने में कोई परेशानी किसी को है तो वो बोले पेन। जी हाँ, इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। सर इसमें सर हमेशा Yes, sir. एक्स इक्वल बी लेते हैं। हाँ जी, हमेशा ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं। ओके सर। तो ये वाला वर्क हो गया, ये वाला वर्क हो गया, ये वाला वर्क हो गया हमारे पास। अगला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? सर डिटर्मिनेंट ए निकालना। बिल्कुल, ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसे एक्सपेंड करो और मुझे बताओ इसकी क्या वैल्यू आ रही है। बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड करें आप इसे, और एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। आपने इसे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करा और आपको इसकी वैल्यू 10 मिल गई किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पक्की बात? हाँ जी। तो अगर ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें ए इनवर्स निकालना है। हम लिखेंगे कोफैक्टर्स। आपको कोफैक्टर्स निकालने सिखाए थे मैंने। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप ये सारे कोफैक्टर्स निकालें तेजी से। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। ये कोफैक्टर्स निकाल लीजिए आप। हाँ भाई, कोफैक्टर्स बोलो क्या क्या है, बोलिए। कोफैक्टर्स बोले, तेजी से बोलते चले जाओ। 4 5 1 -5। 4 -5 नहीं है। yes sir -5 यस सर। 4 -5 1। उसके बाद 2 0 -2 -2 -2। तीसरी रो बोलो। 2 5 3 sir 2 5 3 2 5 3। फिर मैंने आपको बताया था इसका एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट है आपने लिखा, एडजॉइंट है के लिए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख रहा हूं। 4 -5 1 2 0 -2। उसके बाद 2 5 3। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। आपको मैंने इनवर्स निकालना सिखाया था। इसके बाद आपने लिखा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। आपके पास डिटर्मिनेंट ए है 10, तो 1 अपॉन 10। उसके बाद 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। आपको मैंने अभी बताया था कि आप इसे लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। आप चाहो तो पूरा वैसे ही करके दिखा सकते हो कि भाई वी नो ए एक्स इक्वल टू बी। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, तो x की वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी आ गई हमारे पास। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? नो सर।
बस No, आप sir. इसके अंदर वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। x की वैल्यू रखी है आपने XYZ, a इनवर्स की वैल्यू रखी 1/10, उसके बाद था हमारे पास 422 -505 और 1 -23। b की वैल्यू रख देंगे आप 402 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। ये मिलेगा 20 -10 और 10। इसे 1/10 से आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 और 1, और इधर से कंपेयर कर देंगे XYZ आपको मिल जाएगा X2 Y -1 और Z1।